नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को 2 यूनिट कंप्लीट करा दी हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम मैकेनिक्स। अभी हमारी जो थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ही आपका एक दूसरा पोर्शन दे रखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एमओटी के अंदर वीबीटी पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी का फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये बेस्ड थी लुईस के लोन पेयर फॉर्मेशन के ऊपर। ये थ्योरी बेस्ड जो बनी थी बेस्ड ऑन लुईस लोन पेयर फॉर्मेशन। इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज्ड किया था हेटलर एंड लंदन ने 1927 में। ये जो थ्योरी सबसे पहले प्रपोज्ड की गई थी ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए दी गई थी। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की वेव फंक्शंस कैलकुलेट किए इन्होंने। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन कैलकुलेट किया और इस वेव फंक्शंस का यूज करते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की। क्या की? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की। जब इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की तो इन्होंने कहा कि ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी से कम होती है। क्या कहा? पोटेंशियल एनर्जी of hydrogen molecule is lower as compared to हाइड्रोजन एटम। जब कम है तो H2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। भाई हमें यह पता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, वो स्टेबल होता है। सो thus H2 is more stable as compared to हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में H2 मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद इसी थ्योरी को आगे एक्सप्लेन किया गया और आगे इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर्स, हाइब्रिडाइजेशंस ऑर्बिटल्स में हमें पता है कि डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। जिसमें ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं उनके ओवरलैपिंग से जो बनने वाले बॉन्ड हैं वो भी मोर स्टेबल होते हैं। तो इनको आगे और पाउली और स्लेटर ने इसको आगे एक्सप्लेन किया। इसलिए ये जो थ्योरी है ये कंबाइंड फॉर्म में हेटलर, लंदन, पाउली और स्केल्टर की थ्योरी कहलाती है। ये जो थ्योरी दी गई थी ये कोवलेंट बॉन्ड के लिए दी गई थी। कौन से बॉन्ड के लिए? कोवलेंट बॉन्ड के लिए दी गई थी। एमओटी भी हमने कोवलेंट बॉन्ड के लिए ही पढ़ी है और ये थ्योरी भी हमने कौन से बॉन्ड के लिए स्टडी कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड के लिए स्टडी कर रहे हैं। इस थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट था कि एटम्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं।
यही एमओटी में पढ़ा था हमने कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। यहां पे भी हम यही कह रहे हैं कि atoms are combined together form molecule but retain their identity। लेकिन मॉलिक्यूल बनने के बाद भी इन एटम्स की अपनी आइडेंटिटी होती है। ऐसा नहीं है कि ये एटम्स आपस में कंबाइन हुए और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दी। उस मॉलिक्यूल्स में भी जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं, उन दोनों एटम्स की आइडेंटिटी बरकरार रहती है। जबकि एमओटी में हमने ये कहा था कि एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ये जब मॉलिक्यूल्स बन जाता है तो इस मॉलिक्यूल्स में इन एटम्स की आइडेंटिटी लूज हो जाती है। जबकि वीबीटी ने क्या कहा कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तब भी इन एटम्स की आइडेंटिटी अपनी उस मॉलिक्यूल्स रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स में इन एटम्स की आइडेंटिटी बरकरार रहती है। सेकंड पोस्टुलेट्स, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहा? दोस atomic orbitals participate to form molecular orbital which contain those atomic orbitals participate in the formation of molecular orbitals which contain unpaired electrons। कौन से? वैलेंस। Those valence atomic orbitals participate in the formation of molecular orbitals which contain unpaired electrons। वही वैलेंस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करने में जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनर ऑर्बिटल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करने के लिए। थर्ड पॉइंट, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनमें यदि एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। क्या कहा मैंने? अभी हमने ये कहा कि कैसे बनते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यदि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए जिनके पास एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या है कि इफ atomic orbitals have more than one unpaired electrons, third point, if atomic orbitals have more than one
unpaired electrons, then they form multiple bond in molecular ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये क्या कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को भी फॉर्म कर सकते हैं। जब ये बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज देयर आइडेंटिटी, फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी, lose their identity after they form bond। बॉन्ड बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पोस्टुलेट है कि जितने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उस एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड ऑन द या इक्वल टू द नंबर ऑफ unpaired electrons present in valence orbital। in a atom, किसी भी एटम के साथ कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे ये डिपेंड करेगा, उसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और लास्ट पॉइंट है कि ये बॉन्डेड एटम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कर सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज किया तो इनमें रिजोनेंस हुआ और हमें पता है कि उस रिजोनेंस के कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी आ जाती है। लास्ट पॉइंट, लास्ट पोस्टुलेट क्या था कि ये बॉन्डेड एटम्स जो है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं और जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होगा तो क्या हुआ, रिजोनेंस बना जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। 6 पॉइंट, बॉन्डेड एटम्स कैन एक्सचेंज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी। और क्या हो जाता है, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए वीबीटी के अनुसार जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहां तक क्लियर, ये थे इसके पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तब भी इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपनी आइडेंटिटी जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना है उसमें प्रेजेंट रहती है, मीन्स ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। सेकेंड बात, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे।
इसका मतलब इनर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। थर्ड बात, जितने नंबर में उस एटम के पास वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही नंबर में कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। किसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। जब ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और ये बॉन्डेड एटम्स हैं वो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं जिससे रिजोनेंस हुआ और रिजोनेंस से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो थ्योरम है, हम उन थ्योरम को ध्यान में रखेंगे। तो इन मॉलिक्यूलर वीबीटी के अनुसार इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरम बेस्ड है। हमने ये कहा कि जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उसका मान लो थ्योरम पढ़ रहे हैं। अब हम ये जो थ्योरी है ये दो थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। पहली थ्योरम क्या है कि मान लो साई ए और साई बी दो वेव फंक्शन है और ई ए और ई बी इनकी एनर्जी है और ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं, ए और बी एटम्स। जब ये कंबाइन हुए तो इनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शंस, साई ए वेव फंक्शन है ए ऑर्बिटल्स का, साई बी वेव फंक्शन है बी एटम का। क्लियर? और ई ए एनर्जी है ए एटम की और ई बी जो एनर्जी है बी एटम की। तो इन दोनों के कंबाइन से जो वेव फंक्शन इस ए और बी से, ए एंड बी के कॉम्बिनेशन से कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये क्या बना रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जब हम वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो टोटल वेव फंक्शन जब हम देंगे तो साई, टोटल वेव फंक्शन साई ये तो देंगे हम साई ए इंटू साई बी से। मल्टीप्लाई का साइन होगा, इन दोनों वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट मिलेगा हमें टोटल, और टोटल एनर्जी जो मिलेगी हमें इन दोनों एनर्जीज का एडिशन मिलेगी। एक तो हम ये दोनों थ्योरम यूज करेंगे, ये एक थ्योरम यूज करेंगे। दूसरी थ्योरम ये है कि मान लो साई वन, साई टू, साई थ्री इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट वेव फंक्शंस हैं हमारे पास में, तो टोटल हम वेव फंक्शंस जो देंगे वो इन डिफरेंट वेव फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन से देंगे। एक तो हमने क्या कहा कि दो ही हैं हमारे पास, उन दो एटम्स ए और बी जब ये कंबाइन होते हैं तो जब हम मॉलिक्यूलर का वेव फंक्शन डिनोट करेंगे तो वो वेव फंक्शन डिनोट करेंगे साई ए मल्टीप्लाई बाय साई बी से, और वो एनर्जी डिनोट करेंगे इन दोनों के एडिशन से। एक थ्योरम तो हमारे पास ये है। दूसरी थ्योरम हमने ये कहा कि हमारे पास बहुत सारे वेव फंक्शंस हैं, साई वन, साई टू, साई थ्री अप टू सो ऑन, डिफरेंट वेव फंक्शंस हमारे पास प्रेजेंट हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। तो हमें इनका हम टोटल वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो लीनियर कॉम्बिनेशन से करेंगे।
linear combination of different वेव फंक्शन। कैसे देंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन? LCAO मेथड याद करो, आपको हमने LCAO मेथड करवाया था। क्या कहा था? साई जो होता है वो C1 साई A प्लस C2 साई B प्लस C3 साई C, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी सेम लीनियर कॉम्बिनेशन से जब हम इनका वेव फंक्शन डिनोट करेंगे, टोटल वेव फंक्शन, तो हम साई वो करेंगे n C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 अप टू सो ऑन, जहां पे n नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है, क्योंकि फंक्शन कैसा है आपका? वेव फंक्शन हमेशा वेल बिहेव्ड होता है, इसलिए ये नॉर्मलाइज्ड होता है। और जब भी नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस को आपस में कंबाइन करते हो तो हमेशा एक नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट आता है, जिसको मैंने यहाँ पे हम नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट काम में लेंगे n। और C1 C2 C3 आप लोगों को पता ही है, ये होता है मिक्सिंग कोफिशिएंट। ये दो थ्योरम हम ध्यान में रखेंगे और इन वीबीटी को हम अप्लाई कराएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के ऊपर। सेम वैसे ही वेव फंक्शन निकालेंगे जैसा हमने एमओटी में कैलकुलेट किया था। ये था आपका वीबीटी। वीबीटी के पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए और वीबीटी में हम दो जो थ्योरम यूज करते हैं वो पता होनी चाहिए। एक थ्योरम तो ये कहती है कि जब भी कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो उनका जो वेव फंक्शन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, उसको तो हम उन दोनों की वेव फंक्शंस के प्रोडक्ट से देंगे और उनकी जो एनर्जी होगी उनको हम एडिशन से देंगे। दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारे वेव फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशंस को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो हम इस फॉर्मूले से करेंगे, जहां पे n जो है वो नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है, C1 C2 C3 जो है वो मिक्सिंग कोफिशिएंट है। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो बनाऊंगी वो आप लोगों का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के ऊपर ट्रीटमेंट कराएंगे वीबीटी का। थैंक यू।